हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BCOG 171 यानी विष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं और गेस्ट पेपर, असाइनमेंट, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी असाइनमेंट, नोट्स, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी क्लासेस के लिंक मिलते हैं और साथ ही साथ सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर कोड BCOG 171। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि उपभोक्ता बचत की अवधारणा को समझाइए और इसकी सीमाएं क्या है। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता बचत एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह बताती है कि किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय उपभोक्ता को कितना अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितनी अधिक कीमत देने के लिए तैयार होता है, उससे कम कीमत पर वह वस्तु उसे मिल जाती है, तो दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो उपभोक्ता बचत कहलाता है। इस अवधारणा को सबसे पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने स्पष्ट रूप से हमें समझाया था। तो यानी अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में जो आपकी उपभोक्ता बचत है, इसका मीनिंग क्या है? ये जो है अर्थशास्त्र के अंदर उपभोक्ता बचत, ये आपकी महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें ये बताती है कि कोई भी वस्तु या कोई भी सर्विस यानी आपकी सेवा को खरीदते समय या वस्तु को खरीदते समय जो भी उपभोक्ता होता है उसे उसका कितना लाभ मिलता है। ठीक है, या कोई भी जो उपभोक्ता है वो वस्तु को खरीदता है जितनी अधिक कीमत में देने के लिए जब वो तैयार होता है, लेकिन उससे कम कीमत में अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है, वो वस्तु मिल जाती है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही आपकी क्या कहलाती है? उपभोक्ता बचत कहलाती है। तो और इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को सबसे पहले आपके जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने हमें बताया था, समझाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपभोक्ता बचत की अवधारणा। अगर हम उपभोक्ता बचत की अवधारणा की बात करें तो सरल शब्दों में उपभोक्ता किसी वस्तु से जो संतुष्टि प्राप्त करता है वह कई बार उसकी बाजार कीमत से अधिक होती है। उदाहरण के लिए कि मान लीजिए आप एक किताब खरीदने के लिए 500 तक देने को तैयार थे, लेकिन बाजार में वही किताब आपको 350 में मिल गई, यानी 350 में मिल गई। इस स्थिति में आपको 150 यानी 150 का अतिरिक्त लाभ हुआ और यही आपकी क्या कहलाती है? उपभोक्ता बचत कहलाती है। यानी उपभोक्ता बचत को अगर हम सरल शब्दों में समझे तो उपभोक्ता बचत वो होती है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आप उस वस्तु को खरीदते समय कितने संतुष्ट हैं, कितने सेटिस्फाई हैं। ठीक है, और कई बार जो बाजार के अंदर जो हमें कीमत देखने को मिलती है किसी वस्तु की, वो बहुत अधिक देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, उपभोक्ता बचत को हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक बुक है, आपको 500 रुपये में मिलती है, आप 500 रुपये देने के लिए तैयार होते हैं उस बुक के लिए। ठीक है, लेकिन वही किताब अगर आपको दूसरी मार्केट में 350 में मिल गई है, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, इसके अंदर आपको 150 का क्या हुआ? लाभ हुआ। और यही आपकी क्या कहलाती है? उपभोक्ता बचत कहलाती है। उपभोक्ता बचत को समझने के लिए हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वस्तु के लिए देने की इच्छा को जब हम घटाते हैं वास्तविक वस्तु या हम कह सकते हैं वास्तविक बाजार मूल्य से, तो वही आपकी उपभोक्ता बचत कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता 1000 रुपये देने को तैयार है, लेकिन उसे वह 700 रुपये में मिलती है, तो ये क्या हुई? आपकी उपभोक्ता बचत हुई। यानी उपभोक्ता बचत को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो भी आप चीज़ खरीदने के लिए, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, जब आप उसमें से वास्तविक बाजार का मूल्य को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? उपभोक्ता बचत कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कीमत है किसी वस्तु की वो 1000 रुपये है। ठीक है, आप 1000 रुपये देने को तैयार है, लेकिन वो जो वस्तु है आपको फिर 700 रुपये में मिल जाती है, तो इसके बीच में जब आप 7000 में से 700 रुपये को माइनस करेंगे तो 300 रुपये की आपकी क्या बनेगी? उपभोक्ता बचत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 300 रुपये क्या हुए? आपकी उपभोक्ता बचत वो कहलाएगी।
ठीक है, अब हम बात करते हैं उपभोक्ता बचत का महत्व क्या है। अगर हम उपभोक्ता बचत के महत्व की बात करें तो कई अवधारणा जो है, ठीक है, उपभोक्ता बचत की अवधारणा कई कारणों से महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहला महत्व क्या होता है उपभोक्ता बचत का, कि उपभोक्ता के लाभ का हम इसमें क्या करते हैं, मापन करते हैं। यानी जो भी उपभोक्ता है उसको कितना लाभ हुआ है इसका हम मेजर करते हैं, ठीक है, मापते हैं इसको। और ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि किसी वस्तु की खरीद से उपभोक्ता को कितना लाभ हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यानी दूसरा महत्व क्या है कि सरकारी नीतियों में ये सहायक होता है। यानी सरकार का जो कर होता है, यानी जो आपके टैक्सेस होते हैं, टैक्स लगाने या सब्सिडी देने का निर्णय में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तीसरा लाभ क्या है कि मूल्य निर्धारण में उपयोगी होता है। यानी व्यापारी जो आपके होते हैं, ठीक है, और जो उत्पादक होते हैं वो ये समझ सकते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देने को तैयार है। नेक्स्ट जो महत्व है वो ये है कि सामाजिक कल्याण का संकेत देखता है। यानी अधिक उपभोक्ता बचत हमें ये दर्शाती है कि समाज में लोगों को वस्तुओं से अधिक संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही है। उसके बाद है आपकी उपभोक्ता बचत की सीमाएं। अगर हम उपभोक्ता बचत की सीमाओं की बात करें तो कौन कौन सी सीमाएं हैं। पहली सीमा कौन सी है आपकी कि उपयोगिता का, इससे हमें सही मापन जो है वो कठिन देखने को मिलता है। यानी उपयोगिता का सही मापन कठिन होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से कितनी संतुष्टि मिलती है, इससे क्या हो रहा है, हमारा एक सही मापन संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद दूसरी सीमा क्या कहती है कि जो धन की जो सीमांत उपयोगिता है वो समान नहीं रहती। इससे मान लीजिए कि धन की उपयोगिता स्थिर रहती है जबकि वास्तव में आय बढ़ने या घटने से आपकी बदलती रहती है। नेक्स्ट जो सीमा है वो ये है कि व्यक्तिगत पसंद जो होती है आपकी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की पसंद और आवश्यकताएं जो होती हैं वो अलग होती हैं, इसलिए उपभोक्ता बचत सभी के लिए समान नहीं हो सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट सीमा है आपकी वो ये है आवश्यक वस्तुओं पर लागू करना आपका ये कठिन हो जाता है। यानी पानी, हवा जैसी जितनी भी आपकी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता बचत का सही अनुमान लगाना इनसे आपका क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। उसके बाद है भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव। यानी आपकी उपभोक्ता बचत की जो नेक्स्ट जो सीमा है वो क्या है कि भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यानी कई बार लोग केवल वस्तुएं जो होती है उनकी केवल आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भावनात्मक कारणों से खरीदते हैं, जिससे उपभोक्ता बचत की गणना करना भी क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के कंक्लूजन की बात करते हैं। यानी निष्कर्ष क्या कहता है कि उपभोक्ता बचत जो है वो अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो उपभोक्ता को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ को क्या दर्शाती है, ठीक है। यह मूल्य निर्धारण, सरकारी नीति निर्माण, ठीक है, और सामाजिक कल्याण के अध्ययन में आपकी उपयोगी सिद्ध होती है। हालांकि कुछ सीमाएं हैं, फिर भी उपभोक्ता व्यवहार को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण जो है आपका वो माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि एकाधिकार क्या है, यह पूर्ण प्रतियोगिता से किस प्रकार से भिन्न है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में जानेंगे कि एक अधिकार क्या होता है और पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उससे ये किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से भिन्न है। तो एक अधिकार की बात करें तो बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता होता है और उसके सामने कोई निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होता। इस स्थिति में जो विक्रेता का जो बाजार है वो पूरा इस स्थिति में विक्रेता का बाजार पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए वह वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा को काफी हद तक स्वयं तय कर सकता है। सरल शब्दों में अगर हम इसे जाने तो जब किसी वस्तु को बेचने वाला केवल एक व्यक्ति, कंपनी या संस्था हो और ग्राहकों के पास दूसरा कोई विकल्प ना हो तो वही आपका क्या कहलाता है, एक अधिकार कहता है। यानी कोई भी वस्तु है, ठीक है, किसी भी वस्तु को बेचने वाला एक व्यक्ति है या कोई एक कंपनी है या कोई संस्था है, ठीक है, वो सिंगल एक ही व्यक्ति है, सिर्फ वो ही जो है उस वस्तु को बेच रहा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है ग्राहकों के पास, दूसरी कोई हम कह सकते हैं कोई भी संस्था या कंपनी नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक अधिकार कहते हैं, ठीक है। यानी वस्तु को बेचने वाला केवल एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी या संस्था हो जो ग्राहकों के पास दूसरा विकल्प ना हो उस वस्तु को खरीदने के लिए, वही आपका एकाधिकार कहलाता है। अगर हम इसे उदाहरण से समझे तो उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता की आपूर्ति केवल एक सरकारी कंपनी करती है तो वह एकाधिकार का क्या हो सकता है, आपका उदाहरण हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
एकाधिकार की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है इसको भी जान लेते हैं। तो एकाधिकार की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है कि इसमें एक ही विक्रेता आपका होता है। एकाधिकार बाजार में वस्तु या सेवा बेचने वाला जो विक्रेता होता है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, निकट का विकल्प का अभाव होता है, यानी और दूसरे कोई विकल्प नहीं होता ग्राहकों के पास, यानी उस वस्तु का कोई समान या निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उपभोक्ता को उसी विक्रेता से खरीदना पड़ता है। उसके बाद है कीमत पर नियंत्रण, यानी एकाधिकार में विक्रेता कीमत को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रतियोगिता आपकी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नई फॉर्म के प्रवेश पर रोकना। ठीक है, जो भी आपकी नई फॉर्में हैं उन पे प्रवेश पे उनको रोका जाता है, यानी नई कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे आपके कानूनी नियम है, अधिक पूंजी की आवश्यकता है या तकनीकी बाधाएं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अधिक लाभ की संभावना, यानी जब प्रतियोगिता कम होने के कारण जो विक्रेता है उसको लाभ भी वो क्या है, वो अधिक लाभ कमा सकता है। तो ये था आपका पॉइंट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका उसमें हम जानेंगे कि जो आपकी पूर्ण प्रतियोगिता होती है वो क्या होती है। तो अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे खरीदार और विक्रेता होते हैं। सभी विक्रेता लगभग समान वस्तुएं बेचते हैं और किसी एक विक्रेता का कीमत पर नियंत्रण नहीं होता। यानी अभी हमने क्या जाना कि जो आपका एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकार में हमने ये जाना कि एकाधिकार वो होता है जिसके अंदर सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति जो होता है उस वस्तु को बेचने वाला होता है, या कोई एक ही संस्था होती है जो उस वस्तु को बेचती है ग्राहकों के पास, जिसमें दूसरा विकल्प नहीं होता, वो आपका एकाधिकार कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता जो है ये इसके विपरीत है, इसके अपोजिट है। क्यों है? क्योंकि पूर्ण विक्रेता में क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर ना बाजार की वो कंडीशन होती है, वो सिचुएशन होती है जिसमें बहुत सारे आपके बायर होते हैं और सेलर्स होते हैं, यानी खरीदार होते हैं और विक्रेता होते हैं। सभी विक्रेता के पास लगभग सेम ही चीज़ें होती हैं, समान ही वस्तु होती है, लेकिन किसी एक विक्रेता जो होता है वो किसी एक विक्रेता का किसी भी वस्तु पे कीमत पे उसका नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब कि बहुत सारे खरीदार होना और बहुत सारे विक्रेता होना, सभी विक्रेता के पास समान वस्तुएं होना। ठीक है, और किसी भी विक्रेता के पास, किसी एक सिंगल विक्रेता के पास किसी भी चीज़ की कीमत पर ठीक है, किसी भी कीमत पर उनका जब कंट्रोल नहीं होता, वही आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण प्रतियोगिता कहलाती है। अगर हम इसे उदाहरण से समझे तो जैसा आपने देखा है कि सब्जी मंडी में कई दुकानदार एक जैसी सब्जियां बेचते हैं, यदि कोई दुकानदार कीमत बढ़ाएगा तो ग्राहक दूसरे से खरीद सकता है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। अब हम जानते हैं एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर हम आधार की बात करें तो इसके अंदर विक्रेताओं की संख्या जो होती है, एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें वस्तुओं का प्रकार, तो एकाधिकार में वस्तु का कोई निकट विकल्प नहीं होता। ठीक है, और पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं समान होती हैं। कीमत के नियंत्रण की बात करें तो एकाधिकार में विक्रेता कीमत तय कर सकता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार जो है वो कीमत तय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है आपका नई फॉर्मों का प्रवेश, यानी एकाधिकार में आपका प्रवेश करना नई कंपनियों के लिए कठिन होता है, वहीं पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें आसान होता है। वहीं लाभ की अगर बात करें तो एकाधिकार में आपका अधिक लाभ होने की संभावना होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ आपको मिलता है सभी विक्रेताओं को। प्रतियोगिता के स्तर की बात करें तो एकाधिकार में आपकी प्रतियोगिता नहीं होती, पूर्ण प्रतियोगिता में आपकी बहुत सारी आपको प्रतियोगिताएं देखने को मिलती है, यानी अधिक उसके अंदर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, प्रतियोगिताएं आपको देखने को मिलती हैं। तो अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं, यानी आपके कंक्लूजन की बात करें तो एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो अलग अलग स्थितियां हैं। एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है, उसे कीमत तय करने की शक्ति मिलती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में कई विक्रेता होते हैं और कोई भी अकेले कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। तो उपभोक्ताओं के लिए पूर्ण प्रतियोगिता अधिक लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि इसमें कीमतें उचित रहती हैं और विकल्प अधिक रहते हैं। वहीं एकाधिकार में आपके उपभोक्ताओं को कभी कभी अधिक अधिक कीमत जो होती है वो चुकानी पड़ती है। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न भी समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो ये है कि लाभ की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्या आप यह सोच सकते हैं कि लाभ अनिश्चितता को सहने का, ठीक है, पुरस्कार है? अपने उत्तर की पुष्टि उचित उदाहरण से कीजिए। यानी अब हम जानेंगे कि जो लाभ है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और लाभ की जो अनिश्चितता होती है उसके लिए क्या क्या आपके पुरस्कार है इसको हमें उदाहरण के साथ समझाना है। तो अगर हम लाभ की बात करें तो अर्थशास्त्र में लाभ एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्य भाषा में लाभ का अर्थ है कि किसी व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वह अतिरिक्त आय जो सभी खर्चों को घटाने के बाद बचती है। ठीक है, जब कोई व्यापारी या जो आपके उद्यमी हैं, ठीक है, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं तो उसे बेचकर जो उन्हें आय प्राप्त होती है उसमें से उत्पादन लागत, मजदूरी, किराया, ब्याज आदि सभी खर्च निकालने के बाद जो आपकी राशि बचती है उसे हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। लाभ किसी भी व्यवसाय को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या देता है? एक मोटिवेशन देता है, एक मुख्य प्रेरणा देता है। तो अब हम जानते हैं लाभ की अवधारणा को। लाभ जो है वो आपका उद्यमी को उसके द्वारा किए गए कार्यों, ठीक है, जोखिम उठाने और व्यवसाय के प्रबंधन को बदले में, ठीक है, व्यवसाय के प्रबंधन के बदले मिलता है। यह व्यवसाय की सफलता का संकेत भी माना जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार लाभ केवल धन कमाने का साधन नहीं होता, बल्कि यह उद्यमी की कुशलता को और निर्णय क्षमता को और बाजार की परिस्थितियों को समझाने की भी योग्यता का आपका ये एक रिजल्ट होता है, एक परिणाम होता है। ठीक है, तो लाभ जो होता है वो आपका किसी भी कार्य को, जोखिमों को उठाने में या आपके व्यवसाय को एक मैनेजमेंट करने में क्या करता है? वो बदल देता है। ठीक है, और व्यवसाय जो होता है आपका, ये व्यवसाय को भी क्या करता है? एक सफल संकेत माना जाता है। ठीक है, और जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार जो आपका लाभ है वो केवल धन कमाने का साधन नहीं होता, बल्कि ये आपकी कुशलता को, निर्णय क्षमता को, बाजार की परिस्थितियों को भी समझने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाभ के प्रकार की। तो लाभ के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है आपका वो है सामान्य लाभ। ये वह न्यूनतम लाभ होता है, ठीक है, जो किसी उद्यमी को व्यवसाय जारी करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका असामान्य लाभ। असामान्य लाभ कौन सा होता है? कि जब उद्यमी सामान्य लाभ से अधिक कमाता है तो उसे हम असामान्य लाभ भी कहते हैं। तो ये थे आपके लाभ के प्रकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका क्या लाभ जो है आपका वो अनिश्चितता को सहने का पुरस्कार है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अनिश्चितता की लाभ के अंदर, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो है हमारे फ्रैंक एच नाइट ने हमें कहा है, ठीक है, उनका कहना है कि लाभ वास्तव में अनिश्चितता को सहने का क्या है? पुरस्कार है। ठीक है, इसका अर्थ है कि व्यवसाय में भविष्य हमें निश्चित नहीं होता। बाजार की मांग, कीमतों में बदलाव, प्रतियोगिता, सरकारी नीतियां और प्राकृतिक परिस्थितियां जैसे ऐसे तत्व है जिनका पहले से ही अनुमान लगाना कठिन होता है। उद्यमी इन्हीं अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेता है, जो जोखिम उठाता है। यदि उसका निर्णय सही साबित होता है तो उसे लाभ प्राप्त होता है। जोखिम और अनिश्चितता में अंतर होता है। जोखिम का अनुमान लगाया जा सकता है, उसका बीमा कराया जा सकता है, लेकिन जो आपकी अनिश्चितता होती है उसमें अनुमान लगाना कठिन होता है। इसलिए उद्यमी को जो अतिरिक्त लाभ मिलता है वह इसी अनिश्चितता को सहने का पुरस्कार आपका माना जाता है। ठीक है, अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। तो अगर हम इसके उदाहरण से इसको समझें तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने नया मोबाइल फोन व्यवसाय शुरू करा। ठीक है, उसने अनुमान लगाया कि आने वाले समय में किसी विशेष मॉडल की मांग बढ़ रही है, इसलिए उसने बड़ी मात्रा में वही फोन खरीद लिए। लेकिन बाजार में अचानक तकनीकी आ गई, ठीक है, नई तकनीकी आ गई और पुराने मॉडल की मांग कम हो गई। ऐसी स्थिति में उसे नुकसान हो सकता है। और दूसरी ओर यदि उसका अनुमान सही निकला और फोन की मांग बढ़ गई तो उसे अधिक लाभ मिलेगा। तो ये जो प्रश्न है वो क्या ये जो उदाहरण है वो किस चीज की पुष्टि कर रहा है? आपके लाभ की अनिश्चितता की। ठीक है, तो इसी उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि किसी जो आपके जो उद्यमी हैं या जो व्यवसायी हैं, ठीक है, उन्होंने भविष्य की जो अनिश्चितता को सहन करते हुए निर्णय लिया है। यदि उसका निर्णय सफल रहा तो उसे लाभ होगा, लाभ मिलेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि लाभ वास्तव में अनिश्चितता सहने का पुरस्कार आपका होता है।
अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं, यानी आपके कंक्लूजन की। तो अंत में कहा जा सकता है कि लाभ व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होने के साथ साथ उद्यमी की क्षमता और साहस का परिणाम भी है। फ्रैंक नाइट का यह विचार काफी उचित है कि लाभ अनिश्चितता को सहने का पुरस्कार है, क्योंकि उद्यमी भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेकर जोखिम उठाता है और सफलता मिलने पर भी उसको लाभ को वो क्या करता है, प्राप्त करता है। इसी के साथ आपका ये भी प्रश्न समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका उत्पादन के कारक से आप क्या समझते हैं? चारों मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्पादन के कारक वह सभी साधन या संसाधन होते हैं जिनकी सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सरल शब्दों में किसी भी चीज को बनाने या सेवा प्रदान करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक माने जाते हैं। पहला है आपका भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और उसके बाद है आपका संगठन। ठीक है, यानी आपका उद्यमिता, यानी आपका संगठन। ये सभी कारक मिलकर उत्पादन प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। अब इन सभी कारकों को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कौन कौन से कारक है और किस तरीके से इनका जो उत्पादन के अंदर जो इनका योगदान है वो किस प्रकार से है। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है, पहला कारक कौन सा है? पहला कारक है आपका भूमि। भूमि उत्पादन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भूमि से तात्पर्य केवल जमीन से नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति द्वारा दिए गए सभी संसाधन शामिल होते हैं, जैसे आपका जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, हवा हो गई, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब शामिल होते हैं। तो भूमि का उपयोग खेती में, ठीक है, कारखाने बनाने में, मकान बनाने में और अन्य कार्यों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए किसान फसल उगाने के लिए भूमि का उपयोग करता है। भूमि की विशेषता यह है कि इसकी मात्रा जो होती है वो सीमित होती है, इससे मनुष्य बन नहीं सकता। यानी भूमि जो है वो भी आपके उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमि का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ आपका जमीन से नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो प्रकृति द्वारा आपको संसाधन मिलते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी आपका भूमि के ऊपर जल, वन, ठीक है, खनिज, हवा, ये सारे आपके क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो आपको भूमि में मिलते हैं। और ये आपका जो भूमि का जो उपयोग होता है वो आपका खेती करने में, कारखाने बनाने में, ठीक है, मकान बनाने में, इन सारी चीजों में होता है। तो अब हम बात करते हैं भूमि का प्रतिफल की। तो भूमि के प्रतिफल की बात करें तो भूमि के बदले में मिलने वाली आय को हम क्या कहा जा सकता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, किराया कहा जाता है। यानी भूमि के बदले मिलने वाली आय को यहाँ पे किराया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कारक की, श्रम। नेक्स्ट कारक आपका क्या है, वो है श्रम। श्रम का अर्थ है मनुष्य द्वारा दिया गया शारीरिक या मानसिक कार्य जो उत्पादन में मदद करता है। किसी वस्तु को बनाने या सेवा देने के लिए काम करने वालों का योगदान जो होता है वो आपका श्रम कहलाता है। ठीक है, श्रम का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो मनुष्य है, चाहे वो शारीरिक कार्य हो चाहे वो मानसिक कार्य हो, ठीक है, जिसको करने से आपके उत्पादन में मदद मिलती है, उत्पादन की बढ़ोतरी होती है, वही आपका श्रम कहलाता है। और जो श्रम होता है वो किसी भी वस्तु या सेवा को देने के लिए जो काम किया जाता है उसमें जो लोग शामिल होते हैं, लोगों का योगदान ही आपका श्रम कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रम के अंदर आपके कौन कौन से प्रकार जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कौन कौन से कारक जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इसके अंदर आपका मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान आदि सभी श्रमिक हैं, क्योंकि वो अपने कार्य से उत्पादन में योगदान देते हैं। श्रम उत्पादन का सक्रिय कारक माना जाता है, क्योंकि बिना श्रम के अन्य संसाधनों का सही उपयोग संभव आपका नहीं होता। ठीक है, श्रम के प्रतिफल की बात करें तो श्रमिकों को उनके कार्य के बदले इसमें क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। नेक्स्ट जो कारक है वो है आपका पूंजी। पूंजी उन मानव निर्मित साधनों को कहते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन, वाहन, पैसा आदि। उदाहरण के लिए एक कारखाने में मशीनें जो हैं आपकी, मशीनों की सहायता से वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, पूंजी उत्पादन को तेज और अधिक प्रभावी ये बनाती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल पैसा ही पूंजी नहीं है, बल्कि उत्पादन के उपयोग में होने वाले सभी साधन पूंजी के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यानी अगर हम पूंजी के प्रतिफल की बात करें तो पूंजी के बदले मिलने वाली आय को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहा जाता है, या हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्यमिता की या फिर आपकी संगठन की। ठीक है,
उद्यमिता या फिर आपका संगठन। उद्यमिता आपका वो कारक होता है, वह कारक है जो बाकी 3 कारकों यानी आपकी भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ जोड़कर उत्पादन का कार्य शुरू करता है। उद्यमी योजना बनाना और निर्णय लेता है, ठीक है, बनाता है, योजना बनाता है और निर्णय लेता है, जोखिम उठाता है और उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है और सभी संसाधनों को व्यवस्थित करता है तो वह उद्यमी कहलाता है। उद्यमिता जो आपकी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उत्पादन को दिशा और उद्देश्य देती है। अगर हम इसके प्रतिफल की बात करें तो उद्यमी को मिलने वाली जो आपकी आय है, आय को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करते हैं, यानी आपके कंक्लूजन क्या कहता है इस प्रश्न का, कि उत्पादन के चारों कारक जिसमें आपका भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, आर्थिक गतिविधियों की क्या है, एक नींव है। इन सभी का अपना अलग अलग महत्व है और बिना किसी एक के भी उत्पादन कार्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए इन कारकों का सही उपयोग जो है वो आपका जरूरी होता है। यानी उत्पादन में ये चारों कारक जो है वो आपकी एक फाउंडेशन है, एक नींव का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सभी प्रश्न जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।